मैं अशोक त्यागी बाय पॉलिटिकल साइंस आज राजनीति विज्ञान को एक नई दिशा देने के लिए, आपके लिए राजनीति विज्ञान को अधिक रोचक बनाने के लिए मैं आपके लिए कक्षा 12वीं और बीए फाइनल के कुछ टॉपिक से लेके आया हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कक्षा 12वीं की पुस्तक है समकालीन विश्व, उसका अध्याय नंबर 1 है, अध्याय संख्या 1 है। और अध्याय संख्या जो 1 है हमारी, उसका नाम है, अगर हम बात करते हैं, दो ध्रुवीय विश्व का अंत। दो ध्रुवीय विश्व का अंत। अगर हम बीए फाइनल की बात करें तो इसमें दिया है सोवियत संघ के बिखराव की बात की है। तो हम जानेंगे कि सोवियत संघ कैसे बिखरा, क्योंकि पूरा विश्व अगर हम बात करते हैं 1991 से पहले पूरा विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। कितने गुटों में? 2 गुटों में। तो एक गुट की जो अगुवाई थी वो संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। कौन कर रहा था? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसको आप अमूमन यूएसए भी कहते हैं। क्या कहते हैं आप? यूएसए कहते हैं। दूसरे गुट की जो अगुवाई कर रहा था उस समय वो था अपना सोवियत संघ। सोवियत संघ, जिसको आप अमूमन यूएसएसआर के नाम से भी जानते हैं। तो 1991 से पहले पूरा विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। एक जो खेमा था वो पूंजीवादी खेमा था, एक पूंजीवादी गुट था, और एक जो था वो था साम्यवादी। अगर आप यहीं से कुछ समझना चाहते हैं कि ये है क्या, पूंजीवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, तो देखिए पूंजीवाद क्या है, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे। पूंजीवाद में क्या होता है? तो जिस शासन व्यवस्था में उत्पादन के साथ साथ वितरण के साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है। किसका? पूंजीपतियों का अधिकार होता है। यहां कहीं आप अधिकार, तो यहां स्वामित्व भी लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं? स्वामित्व भी लिख सकते हैं। इसके उलट हम बात करें, यही परिभाषा रहेगी, लेकिन यहां पूंजीपतियों की जगह आ जाएगी समाज या राज्य। क्या आ जाएगा? समाज या राज्य। तो 1991 से पहले पूरा विश्व 2 खेमों में बटा हुआ था। एक की अगुवाई कर रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका और एक की अगुवाई कर रहा था सोवियत संघ। इन दोनों के मध्य एक ऐसा नया युद्ध हुआ था जिसको अमूमन शीत युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत युद्ध। क्या कहा जाता है? शीत युद्ध। क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की जो लड़ाई थी वो वास्तविक लड़ाई नहीं थी, वो लड़ाई थी विचारधारा की। एक तरफ पूंजीवाद का समर्थन किया जा रहा था, दूसरी लड़ाई थी मानसिक, यानी ये जो युद्ध लड़ा गया था वो दिमाग से लड़ा गया था। तीसरी जो लड़ाई थी वो सैन्य संगठन की लड़ाई थी। किसकी लड़ाई थी? सैन्य संगठन की लड़ाई थी। क्योंकि अमेरिका के द्वारा 4 अप्रैल 1949 को, किसके द्वारा? 4 अप्रैल 1949 को, 4 अप्रैल 1949 को नाटो का गठन किया था। ये एक सैन्य संगठन था, जिसको उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के नाम से भी जाना जाता है। इस संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य संगठन को करारा जवाब देने के लिए सोवियत संघ ने भी 14 मई 1955 को, कब?
14 मई 1955 को किसका गठन किया? वारसा। ये भी एक सैन्य संकट था। तो उस समय एक दौर चल रहा था 1991 से पहले, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच एक लड़ाई चल रही थी, जो वास्तविक युद्ध के स्थान पर छिपी हुई लड़ाई थी, जो वैचारिक थी, मानसिक थी और सैन्य संगठन से लड़ी जाने वाली लड़ाई थी, जिसे क्या दिया गया था? शीत कहा गया था। हम देखते हैं इस दूसरे अध्याय में कि दो ध्रुवी विश्व प्रांत। अगर हम बात करें, पूरा विश्व दो खेमों में बटा हुआ था 1991 से पूर्व, लेकिन 1991 के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे सोवियत संघ का क्या हो जाता है? बिखराव हो जाता है। अब हम बात करते हैं शुरुआती टॉपिक की। इस अध्याय में से पहला क्या टॉपिक बनता है तो आप जानेंगे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। इनमें जो भी हमने बताया है, इसमें से कई बार कई छोटे प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे नाटो का गठन कब हुआ? 4 अप्रैल 1949 को। वारसा का गठन कब हुआ? 14 मई 1955 को होता है। तो ऐसे कई प्रश्न हैं जो बार बार बोर्ड और यूनिवर्सिटी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इस अध्याय में पहला जो हम टॉपिक है वो है सोवियत प्रणाली। वो क्या है? सोवियत प्रणाली। अभी हमने बात की है आपसे पूंजीवादी व्यवस्था की, साम्यवादी व्यवस्था की, तो हम जानेंगे सोवियत प्रणाली क्या है। तो देखिए 1917 में सोवियत संघ में, कहां पर? सोवियत संघ में पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ, क्योंकि पूंजीवादी लोग वहां की जनता का शोषण कर रहे थे, तो पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ, किसके खिलाफ? पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ सोवियत संघ में घोर अत्याचार का समय था। 1917 से पूर्व की बात बता रहे हैं। पूंजीवादी लोग सामान्य लोगों का शोषण कर रहे थे। तो 1917 में सोवियत संघ में पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? व्लादिमीर लेनिन। आप साथ में लिखते जाएं, जिससे आसान होगा, याद करना भी साफ रहेगा आपका। अगर ये नहीं दिख रहा हो तो व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में 1917 में साम्यवादी क्रांति होती है। कौन सी क्रांति होती है? साम्यवादी। ध्यान देंगे आप, ये प्रश्न है आपके, कई महत्वपूर्ण प्रश्न है। साम्यवादी क्रांति होती है। कौन सी क्रांति? किसके नेतृत्व में होती है? व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में होती है। कब होती है? तो 1917 में होती है। तो ये क्या है साम्यवादी क्रांति? क्योंकि साम्यवादी क्रांति जो हुई थी 1917 में हुई थी और वो संबंधित थी सोवियत प्रणाली से। इसमें क्या हुआ था? इसमें एक शर्त थी, एक व्यवस्था थी कि उत्पादन और वितरणों के साधनों पर उत्पादन और वितरणों के साधनों पर समाज, या हम कहें राज्य के अधिकार की बात कही थी। किसकी बात कही थी? राज्य के अधिकार की बात कही थी। अर्थात इस क्रांति के बाद जो भी उत्पादन और वितरण के साधन थे, चाहे खेत थे, चाहे फैक्ट्रियां थी, वो पूंजीपतियों के हाथों में से लेकर समाज या राज्य के अधिकार में दे दी गई थी। एक नई व्यवस्था स्थापित की पूरे विश्व मंच पर। ये जो इसका स्रोत, जो अगर स्रोत कहें, उसका स्रोत था कार्ल मार्क्स, जिसने पूंजीवादी के अंत की बात कही थी। इसी से प्रभावित होकर पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ 1917 में बोल्शेविक क्रांति होती है। और इस बोल्शेविक क्रांति, इसका नाम क्या दे दिए हैं? इसे बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। कौन सी क्रांति? बोल्शेविक क्रांति। नोट कर लेंगे आप, इसको बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, जो 1917 में होती है, व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में होती है। तो अब जो हमारा एक प्रश्न रहेगा पहला, तो ये पहला प्रश्न रहेगा कि सोवियत प्रणाली क्या है? जो प्रणाली
उत्पादन और वितरणों के साधनों पर समाज या राज्य के अधिकार की बात करती है उसे सोवियत प्रणाली कहते हैं। बढ़िया प्रश्न रहता है, कई बार आया है बोर्ड परीक्षाओं में, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में। तो आप आसान से लिख सकते हैं कि जो शासन व्यवस्था या जो प्रणाली उत्पादन और वितरणों के साधनों पर समाज या राज्य के अधिकार की मांग करती है, बात करती है, उस व्यवस्था को सोवियत प्रणाली या सोवियत व्यवस्था कहते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा इसी अध्याय में, जो अच्छा प्रश्न है, अमूमन कई बार पूछा गया है और पूछा जाने की भी संभावना है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। दूसरा जो प्रश्न रहेगा इसी अध्याय में, दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है सोवियत संघ के विघटन के कारण। सोवियत संघ के विघटन के कारण हम लोग किताब की रफ्तार से चलेंगे, एक एक टॉपिक वाइज चलेंगे, जो आपके किताब में दिया है उसी अनुसार। सोवियत संघ के विघटन के कारण, सोवियत संघ के विघटन, क्योंकि हम इसको बिखराव भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बिखराव। तो सोवियत संघ के बिखराव के कारण पूछ सकता है आपसे, या सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, वे क्या कारण थे जिससे सोवियत संघ रूपी जो महाशक्ति है अचानक बिखर गई। क्योंकि आप इस अध्याय की जब शुरुआत में देखेंगे तो इसमें दिया है कि जो बर्लिन की दीवार थी, जिसका निर्माण कब होता है? 9 नवंबर 1989। 9 नवंबर 1989 को इस दीवार का निर्माण होता है और इस दीवार को कहते हैं बर्लिन की दीवार। 61 में बनती है और ढहा कब दी जाती है? 1989 को। 1961 में दीवार बनती है बर्लिन की और 9 नवंबर 1989 को इसको ढहा दिया जाता है। इस दीवार को पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्था का प्रतीक माना जाता है, दो ध्रुवी विश्व का इसका प्रतीक माना जाता है। तो इसी दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे सोवियत संघ का क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। वो जानेंगे कि सोवियत संघ का विघटन हुआ कैसे, बिखराव कैसे हुआ। एक एक बोर्ड में पूछे जाने वाला प्रश्न है, विशेष ध्यान देंगे आप। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? तो सबसे पहले देखिए, जो सोवियत संघ रूपी महाशक्ति थी वो अचानक बिखर गए, कैसे गई? तो सोवियत संघ के विघटन का पहला कारण था मॉस्को की केंद्रीय स्थिति। किसकी स्थिति भाई? मॉस्को की केंद्रीय स्थिति। केंद्रीय स्थिति आप चाहें तो साथ में लिख भी सकते हो। सबसे पहला कारण था सोवियत संघ के बिखराव का, विघटन का, मॉस्को की केंद्रीय स्थिति। तो जानेंगे मॉस्को क्या है। देखिए, उस समय जो पूरा सोवियत संघ था वो 15 गणराज्यों में बटा हुआ था। कितने गणराज्यों में बटा हुआ था भाई? 15 गणराज्यों में बटा हुआ था। 15 गणराज्य थे। उन 15 गणराज्यों में एक देश और एक गणराज्य था, वो था रूस, और रूस की राजधानी थी मॉस्को। क्या थी? मॉस्को थी। तो इस सोवियत संघ में जो भी निर्णय होते थे, जो भी संधि होती थी, जो भी सैन्य हमले होते थे, इन सभी का निर्णय रूस के द्वारा लिया जाता था। इन बाकी 14 गणराज्यों की अनदेखी की जाती थी। रूस के इस एकाधिकार ने, रूस की इस मनमर्जी ने सोवियत संघ का क्या करा दिया? विघटन करा दिया। क्योंकि परिवार में ये सभी सदस्य थे, सभी की बराबर की अहमियत थी, लेकिन सोवियत संघ में रूस की बार बार दादागिरी ने, रूस की बार बार मनमर्जी ने सोवियत संघ के बिखराव की स्थिति को पैदा कर दिया और सोवियत संघ का क्या हो गया? विभाजन हो गया। इसके बाद देखेंगे सोवियत संघ के विघटन का दूसरा कारण, कैसे बिखर गया सोवियत संघ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसका सबसे बड़ा दूसरा जो कारण था वो था मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां। मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां। तो आप ध्यान देंगे
जो बंदा सोवियत संघ में नायक बन के आया था, बड़ी बड़ी बातें कही थी, इसने 2 नीतियों की घोषणा की थी, इसने वादा किया था जब मैं सत्ता में आऊंगा तो इन 2 नीतियों का पालन करूंगा। नंबर 1, इसने कहा था कि सबसे पहले अगर मैं आ गया तो सबसे पहले मैं पेरिस का। दूसरी जो नीति थी अगर हम बात करते हैं, इसको कहते हैं हिंदी में पुनः संरचना। किसकी? पुनः संरचना। दूसरी इसकी नीति थी ग्लासनोस्त की। किसकी थी? ग्लासनोस्त की। इसको कहते हैं खुलेपन। तो सोवियत संघ में जब ये 1980 में इसका महासचिव बनता है, 1985 में जब ये शासक बनता है, तो सोवियत संघ की जनता को अपनी पक्ष में करने के लिए, सोवियत संघ की जनता को उत्साहित बनाए रखने के लिए इसने 2 नीतियों की घोषणा की थी। एक थी पेरेस्ट्रोइका और दूसरी थी ग्लासनोस्त। यानी इसने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आऊंगा, अगर मैं शासक बनूंगा तो पूरी अर्थव्यवस्था की पुनः संरचना कर दूंगा और मैं विश्व के विभिन्न देशों के मध्य खुलेपन के द्वार को अपनाऊंगा। लेकिन गोरबाचेव की ये नीतियां दोनों सोवियत संघ की जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई। जनता और खुलापन चाहती थी। इस खुलेपन ने भी, इन 2 नीतियों ने भी सोवियत संघ का क्या करवा दिया? विघटन करा दिया। इसके बाद तीसरा जो बड़ा कारण था सोवियत संघ के विघटन का, वो थी गरीबी, बेरोजगारी। अगर हम बात करें तो उस समय सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था दूसरों को सहायता देते देते अपनी जनता को ना रोजगार दे पाई, ना खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करा पाई। तो ऐसी व्यवस्थाओं ने भी सोवियत संघ के विघटन की आधारशिला तैयार कर दी, क्योंकि गरीबी और बेरोजगार जनता ने शासन के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। इससे भी क्या हो गया? सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया। इसके बाद उस समय सबसे बड़ा आश्चर्यजनक एक पहलू सामने आता है सोवियत संघ के बिखराव का, वो था राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद और संप्रभुता की भावना। इस राष्ट्रवादी और संप्रभुता की भावना ने सोवियत संघ का विघटन करा दिया, क्योंकि उस समय कई गणराज्य प्रांत उस समय अपनी स्वतंत्रता और अपने राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो गई। जो छोटे छोटे उस समय गणराज्य थे वो अपनी संप्रभुता और देश प्रेम के कारण अपने आप को अलग करने की मांग करने लगे। इससे भी सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया। 5वां अन्य अगर हम बात करें महत्वपूर्ण कारण जो सोवियत संघ के बिखराव में मुख्य भूमिका निभाई थी, वो था अर्थव्यवस्था का पिछड़ा। अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन ने भी सोवियत संघ को टूटने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उस समय शीत युद्ध के काल की अगर मैं बात करूं तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अमेरिकी अर्थव्यवस्था को टक्कर देने वाली एकमात्र अर्थव्यवस्था थी। लेकिन दूसरे देशों को बेवजह दी जाने वाली आर्थिक सहायता ने, अनियोजित विकास ने सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया और इस अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन ने सोवियत संघ का क्या करा दिया? विघटन करा दिया। इसके बाद जो बंदा मिखाइल गोर्बाचेव लेके आए थे, उसने भी सोवियत संघ के विघटन में मुख्य भूमिका निभाई थी और वो थे बोरिस येल्त्सिन।
बोरिस येल्त्सिन की नीति। बोरिस येल्त्सिन ने मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों का घोर विरोध किया। इन्हीं नीतियों के विरोध के कारण रूस में जो पहली सरकार बनती है, उस सरकार में बोरिस येल्त्सिन वहां के शासक बनते हैं। तो बोरिस येल्त्सिन की नीतियों ने भी सोवियत संघ का क्या करा दिया, बिखराव करा दिया। तो हमारा एक बड़ा प्रश्न तैयार हो गया। कई बार अमूमन ये प्रश्न पूछा भी गया है, और आप ध्यान से जब भी लिखेंगे पूरा डायग्राम बना के लिखेंगे, बेहतरीन जब उत्तर लिखेंगे नंबर भी आपको पूरे में से पूरे मिलेंगे। तो सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण क्या थे? तो मैंने बताया है, पहला कारण है मॉस्को की केंद्रीय स्थिति, दूसरी है मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां, दो नीतियां थी, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। इसके बाद तीसरा जो कारण था गरीबी और बेरोजगारी, चौथा जो कारण था राष्ट्रवाद और संप्रभुता की भावना, पांचवा कारण था अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन, और छठवां कारण था बोरिस येल्त्सिन की नीतियां। और भी अगर हम बात करें, अगर आप और भी जानना चाहते हैं, तो सातवां हमारा कारण क्या था? तो सबसे था कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार। कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार, ये भी बहुत बड़ा पहलू था सोवियत संघ के बिखराव में, क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, साम्यवादी पार्टी थी, उसके प्रत्येक कार्यकर्ता सामान्य लोगों से ज्यादा शक्तिशाली थे। उस समय पूरी पार्टी में भ्रष्टाचार व्याप्त था। भ्रष्टाचार भी एक कारण हो सकता है, अगर आठवां अगर लिखना चाहें तो। तो कम्युनिस्ट पार्टी के एकाधिकार ने, क्योंकि सामान्य वर्ग की कोई नहीं सुनता था उस समय, कम्युनिस्ट पार्टी में जो बंदा जुड़ा होता था उसी की सुनवाई होती थी, उसी के कार्य होते थे। तो इस कम्युनिस्ट पार्टी के एकाधिकार ने भी सोवियत संघ का क्या करा दिया, बिखराव करा दिया। तो एक बढ़िया सा प्रश्न आपके लिए तैयार हो गया, दो क्वेश्चन तैयार हो गए। पहला था सोवियत प्रणाली क्या है? जो प्रणाली उत्पादन और वितरणों के साधनों पर समाज या राज्य के अधिकार की बात करती है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हो गया सोवियत संघ के विघटन या बिखराव के प्रमुख कारण क्या थे? तो आपके सामने है ये 7-8 लिख सकते हो। आठवां आप भ्रष्टाचार भी लिख सकते हो। एक और हो सकता है क्या? आठवां भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार था चारों तरफ, कोई भी काम बिना लिए दिए नहीं हो रहा था, तो इससे भी जनता त्रस्त थी, और सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया। तो सोवियत संघ के विघटन के आप 8 कारण लिख सकते हो। बढ़िया, आपका अच्छा उत्तर बनेगा और पूरे नंबर मिलेंगे आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, तीसरा भी प्रश्न जो हम अभी बताएंगे आपको। देखिए, अगर हम बात करते हैं क्या क्वेश्चन बनेगा, क्या घुमाएगा इसमें, तो देखिए इसमें आपके लिए घुमाएगा कि सोवियत संघ के विघटन से विश्व राजनीति में क्या बदलाव आया, या सोवियत संघ के विघटन से क्या बदलाव देखने को मिला। सोवियत संघ के बिखराव से विश्व राजनीति में एक नए परिदृश्य का जन्म हुआ, कैसे स्पष्ट कीजिए। कई प्रश्न लिख सकता है इसमें, यानी सोवियत संघ के विघटन से विश्व राजनीति में आए बदलाव। विश्व राजनीति में क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्वेश्चन की भाषा को स्पष्ट समझेंगे आप पहले। विश्व राजनीति में आए बदलाव, यह देखिए आपसे सादा भी पूछ सकता है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में क्या बदलाव आए, विश्व परिदृश्य में आपको क्या देखने को मिला। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व राजनीति में क्या बदलाव आए, तो सबसे पहले देखिए आपकी किताब में तीन बताए हैं बदलाव, लेकिन मैं और भी आपको विस्तार से बता दूंगा। तो देखिए सोवियत संघ के विघटन से पहला क्या हुआ, सबसे पहले शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। मैंने अभी पहले शुरुआत में आपको बताया था शीत युद्ध के बारे में। तो शीत युद्ध की क्या हुई, समाप्ति, क्योंकि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। कब होता है? 1991 में सोवियत संघ का विघटन होता है 1991 में, क्योंकि लड़ाई चल रही थी सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। तो शीत युद्ध की क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। पहला आप लिख सकते हो कि 1991 से पूर्व दो महाशक्तियों के बीच चल रहा वैचारिक, मानसिक
और सैन्य गुटबाजी का युद्ध समाप्त हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा क्या बदलाव आता है, दूसरी क्या नई चीज देखने को मिलती है, दूसरी हम देख सकते हैं पूंजीवादी व्यवस्था ने, किसने, पूंजीवादी व्यवस्था ने साम्यवादी व्यवस्था को पछाड़ दिया था। पूंजीवादी व्यवस्था ने किसको पछाड़ दिया था, साम्यवादी व्यवस्था को, साम्यवादी व्यवस्था को पछाड़ दिया। यानी हम कह सकते हैं कि जो लड़ाई चल रही थी पूंजीवाद और साम्यवाद की, उसमें पूंजीवादी व्यवस्था बेहतर साबित हुई। तीसरा और क्या बदलाव आता है विश्व में, सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है, अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत होती है। यानी पूरे विश्व में अब एकमात्र महाशक्ति कौन सी रह जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, और शक्तिहीन होने की स्थिति में अमेरिका पूरी शक्ति के साथ पूरे विश्व पर एकाधिकार स्थापित कर लेता है। इसके बाद और क्या बदलाव आता है विश्व राजनीति में, तो नए राष्ट्रों का उदय, नए राष्ट्रों का क्या होता है, उदय होता है, नए राष्ट्रों का उदय। सोवियत संघ के विघटन के बाद नए राष्ट्रों का उदय होता है, क्योंकि सोवियत संघ के बिखराव के बाद नए नए राज्य यूक्रेन, तजाकिस्तान, तंजानिया, वाल्टिया वगैरह नए राष्ट्रों का उदय होता है। विश्व परिदृश्य में नए राष्ट्र उभर कर सामने आते हैं। तो ये भी सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व राजनीति में बदलाव आता है। अगर हम पांचवा देखें, संघर्ष और तनाव, संघर्ष और तनाव। सोवियत संघ के विघटन के बाद नए राष्ट्रों के मध्य सीमाओं को लेकर, बंटवारे को लेकर, संपदाओं को लेकर नाना प्रकार से आपस में संघर्ष और तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। किसकी, शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। हम बात कर सकते हैं पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर साम्यवादी व्यवस्था स्थापित होने लगती है, अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हो जाती है, नए राष्ट्रों का उदय होता है और संघर्ष और तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न हुआ कि सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व राजनीति में क्या बदलाव आए। तो हम और भी कई कारण बता सकते हैं बदलावों के। तो शीत युद्ध की समाप्ति, पूंजीवादी व्यवस्था ने साम्यवादी व्यवस्था को पछाड़ दिया, अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत, नए राष्ट्रों का उदय, संघर्ष और तनाव का जन्म। इसके साथ छठवां और हमारा होगा वार्सा का अंत। वार्सा का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। जो 14 मई 1955 को सोवियत संघ के द्वारा जो एक सैन्य संगठन बनाया, वो सोवियत संघ के बिखराव के साथ ही क्या हो जाता है, उसका समापन हो जाता है। तो एक बेहतरीन प्रश्न और उसका बेहतरीन उत्तर आप साथ ही साथ लिखते जाएंगे। मैं वादा करता हूं कि पूरे 100 में से 100 ही नंबर आएंगे आपके पॉलिटिकल साइंस में। इसके साथ हमारा जो अगला इससे प्रश्न होगा वो प्रश्न रहेगा शॉक थेरेपी। बहुत अच्छा प्रश्न है शॉक थेरेपी। आपने कभी कभी सुना भी होगा कि किसी मानसिक रोगी को संतुलन में लाने के लिए, मानसिक रोगी को सही करने के लिए क्या दिए जाते हैं, बिजली के शॉक दिए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि सोवियत संघ को भी शॉक दिए गए, झटके दिए गए। और कैसे दिए गए तो जानेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं, शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं, शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं। तो देखिए शॉक थेरेपी क्या है। सोवियत संघ का बिखराव हो गया था, आपको पता है, क्योंकि 25 दिसंबर 1900 बात करें हम लोग 91 को,
मिखाइल गोर्बाचेव ने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। अब एक सामने एक चर्चा होती है सोवियत संघ के विघटन के बाद कि जो पूर्व सोवियत संघ के देश थे उनमें कौन सी शासन व्यवस्था स्थापित की जाए। तो क्या होता है कि विश्व बैंक, किसके द्वारा, विश्व बैंक, ध्यान देंगे आप दोनों चीजें, एक तो जो थी वो विश्व बैंक, दूसरी थी हमारी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या था, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक, ध्यान देंगे, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा पूर्व सोवियत संघ, किसमें, पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ में पूंजीवाद के स्थान, किस पर, पूर्व सोवियत संघ में साम्यवाद के स्थान पर या साम्यवादी व्यवस्था के स्थान पर, साम्यवादी व्यवस्था के स्थान पर पूंजीवादी व्यवस्था लाने के लिए, क्या लाने के लिए, पूंजीवादी व्यवस्था लाने के लिए। क्योंकि देखिए क्या हुआ था, क्योंकि सोवियत संघ में पहले साम्यवादी व्यवस्था थी, अर्थात उत्पादन और वितरणों के साधनों पर समाज और राज्य का अधिकार था। सोवियत संघ बिखर गया तो विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा पूर्व सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था के स्थान पर पूंजीवादी व्यवस्था लाने के लिए एक खास मॉडल अपनाया था, जिसको कहा जाता है शॉक थेरेपी। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एक जो खास मॉडल अपनाया जाता है साम्यवाद के स्थान पर पूंजीवाद लाने के लिए, उसको कहते हैं शॉक थेरेपी। इसको कहा जाता है आघात पहुंचाकर उपचार करने की नीति। आघात पहुंचाकर उपचार करने की नीति क्या है, आघात पहुंचाकर उपचार करने की नीति। अर्थात सोवियत संघ को पहले खूब झटके दिए गए, अर्थात सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को पहले तहस नहस किया गया और फिर पुनर्निर्माण की बात की गई। तो इसमें क्वेश्चन जो रहेगा कि शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं, पहला क्वेश्चन हो गया। शॉक थेरेपी का मतलब है कि विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा पूर्व सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था के स्थान पर पूंजीवादी व्यवस्था लाने के लिए जो खास मॉडल अपनाया गया था उसको शॉक थेरेपी कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन रहेगा हमारा शॉक थेरेपी के परिणाम या परिणति, क्योंकि इससे पहले जो प्रश्न था उसमें भी जैसे सामने अब बात करें सोवियत संघ के बिखराव के बाद के परिणतियां क्या हुई, परिणाम क्या हुए, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शॉक थेरेपी हो गया, शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं, इसके बाद इसके परिणाम क्या होते हैं, इसकी भी चर्चा अगले क्लास में की जाएगी। अगर आपको मेरा पढ़ाना अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।